चॉक एंड डस्टर के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। 9वीं कक्षा के विद्यार्थी, खासकर वो जिन्होंने कोर्स भी लिया है, उनको मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ एक कहानी। आप सभी को पता होगा कि 2 पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, एक है स्पर्श और दूसरा संचयन। स्पर्श में गद्य और पद्य दोनों दिए हुए हैं और संचयन में आपको केवल कहानियाँ पढ़नी है। तो संचयन से ही पहली कहानी महादेवी वर्मा रचित गिल्लू मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पाठ में प्रवेश करें तो जान लेते हैं एक संक्षिप्त परिचय लेखिका का। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था फर्रुखाबाद में, और बालपन से ही इनमें कविता लिखने की रुचि जागृत हो गई। परिवार का माहौल उस तरह का था, घर में इनके पिता भी लिखते थे, तो जैसा माहौल होता है परिवार का, बच्चे भी वैसा सीखते हैं। इन्हें आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। और छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, जिसमें कि 4 कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और स्वयं महादेवी वर्मा, इनमें इनका नाम लिया जाता है। और छायावादी होने के कारण ही इनकी रचनाओं में रहस्यात्मकता देखने को मिलती है। इनकी कहानियों में, कविताओं में भावुकता है, व्यक्तिकता है, प्रतीकात्मकता है, और इन्होंने अपनी कविताओं में अलंकार का बखूबी प्रयोग किया है। इसके साथ ही करुणा भी इनकी कविता का मूल आधार है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें इन्होंने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है और उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग काफ़ी देखने को मिलता है। तो इनकी कहानियों में आप ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। 11 सितंबर 1987 का इनका देहांत हो गया। महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। भारत सरकार ने 1956 में उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है। इनकी कहानियों की खास बात ये है कि इनकी कहानियों में जो अभी गिल्लू कहानी पढ़ेंगे, उस तरह की और कहानियाँ देखें तो हम पाएंगे कि पशु पक्षियों से संबंधित इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। ये पशु पक्षियों को बहुत प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। ऐसे जंतु जिन्हें मदद की आवश्यकता होती थी या वो किसी परिस्थिति या कारणवश किसी मुश्किल में फंस गए, तो उस समय जब उनकी प्राण बचाने का ऐसा सवाल खड़ा हो जाता था कि पता नहीं कैसे इनकी रक्षा हो, और तब महादेवी वर्मा जी को जैसे ही पता चलता था उसे वो अपने यहाँ शरण दे देती थी या फिर वैसी जगह उसका रहने का इंतज़ाम करती थी जहाँ वो समझ सके कि हाँ, वहाँ वो जीव सुरक्षित है। इनकी कहानियाँ जो कि पशु पर आधारित है, मुझे अभी 2-4 याद आ रही हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप ही पढ़िएगा। एक इनकी कहानी है नीलकंठ, जो मोर के जीवन पर है। एक मोर की कहानी है। सोना, जो कि हिरन की कहानी है, किस तरह इन्होंने उस हिरन के बच्चे की जान बचाई, क्या क्या उसके क्रियाकलाप होते हैं, क्या घटना दुर्घटना होती है, बहुत ही भावुक कहानी है वो। गौरा, वो भी बहुत अच्छी कहानी है। और ये जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं गिल्लू, 2 अलग अलग प्रजाति के लोग, मतलब जीव कह सकते हैं, एक इंसान और दूसरा एक छोटा सा जीव गिलहरी। भाषा अलग है, फिर भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। भावनात्मक लगाव है, आत्मीयता है, परवाह है। इस कहानी में हमें ये देखने को, सुनने को मिलेगा। महादेवी वर्मा जी गिल्लू के बारे में बता रही हैं
कहानी की शुरुआत होती है कि ये सोन जूही पौधा के पास हैं खड़ी और कह रही हैं कि आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। अनायास मतलब अचानक, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। वो लघु प्राण कौन है? वो गिल्लू है, गिलहरी। ये बता रही हैं कि एक वक्त था जब इस पौधे के पास आकर वो सोन जूही की कली ढूंढा करती थी, देखती थी कितने फूल खिले हैं, लेकिन आज उन फूलों में, उन कलियों में वो गिल्लू को खोज रही हैं। ऐसा क्या हुआ जो गिल्लू को उन्हें खोजना पड़ रहा है? और ये कह रही हैं कि शायद अब वो इस मिट्टी में विलीन हो गया होगा। सोन जूही के पौधे के नीचे जो जहाँ मिट्टी है वहीं पर उसको वो ढूंढ रही हैं। ये कल्पना कर रही हैं कि अब वो मिट्टी में विलीन है और शायद फूल के रूप में किसी दिन खिल जाए और लेखिका चौंक जाए। बता रही है कि किस तरह से गिल्लू उन्हें मिला था। मैं थोड़ा सा ये आपको पाठ विस्तार से बता रही हूँ और इसका सार भी मैं आपको बताऊंगी, वो अगले वीडियो में बताऊंगी। कह रही हैं कि एक दिन वो बैठी हुई थी बरामदे में और कुछ काम कर रही थी, तभी उनकी नज़र अचानक गमले के पास पड़ी जहाँ पर दो कौवे छुआ छुआल जैसा खेल रहे थे। और तभी उन्होंने कागों के बारे में, उनके कैसे क्रियाकलाप होते हैं, उनके बारे में लोगों के क्या विचार होते हैं, उस पर वो सोचने लगती हैं और मन में विचार करती हैं कि काग भी बड़े अजीब हैं, समादरित भी हैं और अनादरित भी हैं। यानी कि एक कभी ये प्रतिष्ठित भी होते हैं, इन्हें लोग सम्मान देते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम में इनका अनादर करते हैं। वजह क्या है? इनकी कर्कश आवाज़ है। कर्कश आवाज़ के कारण इन्हें लोग पसंद नहीं करते। पर एक समय आता है जिसे पितृपक्ष कहते हैं। भादों के महीना में 15 दिन पितृपक्ष चलता है, जिस समय हम लोग अगर घर में कोई बुज़ुर्ग गुजर गए हैं तो उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण देते हैं। और ऐसा मानना है कि हमारे वो पूर्वज काग के रूप में हमसे कुछ पाने की इच्छा रखते हुए आते हैं और कौवों या काग को खिलाकर हमें लगता है कि हमने अपने पूर्वजों को तृप्त किया। लेकिन बस 15 दिन और सवेरे, बाकी टाइम में फिर कौवे को कोई पसंद नहीं करता। और इस बारे में वो सोच ही रही थी कि अचानक उनकी नज़र पड़ी गमले के पीछे और दीवार के बीच में सटे हुए एक छोटे से, उन्होंने जीव को देखा, गिलहरी के बच्चे को, और शायद वो ऊपर से गिर गया था घोंसले से, जिसे कौवा अपना आहार बनाने के लिए इधर उधर चोंच मार रहे थे। उस गिलहरी की जान बचाने के लिए इन्होंने उठाकर उसे अपने कमरे में ले आई। हालांकि लोगों ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा, घायल हो गया है और दो कौवे का प्रहार हुआ है इस पर, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, प्रयास करने से शायद ये बच जाए। और ऐसा ही होता है। लाती हैं रुई से उसके रक्त को पोंछती हैं और पेंसिलिन का मरहम लगाती हैं। बहुत ही वो सुस्त पड़ गया था, बहुत छोटा था, तो रुई की बत्ती बनाकर उसे दूध में भिगोकर उसके मुंह में टपकाने की कोशिश भी करती हैं कि शायद उसे थोड़ी सी राहत मिले, लेकिन वो उस दूध को नहीं पी पाता है। बहुत कोशिश करने के बाद पानी का 1-2 बूंद उसके गले में नीचे जाता है और फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा होश में आने लगता है। और जैसे ही वो थोड़ा सा ठीक हुआ, 3 दिन बाद, वो निश्चिंत हो गया कि हाँ, अब मैं सुरक्षित हूँ। और शायद ये जताने के लिए उसने लेखिका की उंगलियों को अपने पंजे से पकड़ लिया और लेखिका भी इस स्पर्श को समझ गई कि वो स्नेह दिखा रहा है और शायद वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं अब ठीक हूँ। और गिल्लू को भी एक सुरक्षात्मक जो कह सकते हैं कि भावना उसके अंदर विकसित हुई कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। जैसे ही 3-4 माह बीते, उसके शरीर पे रोए निकल आए, झब्बेदार पूँछ हो गया। आपने देखा होगा गिलहरी को कि उसके शरीर के आकार का ही पूँछ, उसकी पूँछ होती है, घने घने बाल वाली, बहुत ही मुलायम।
और जो सबसे खूबसूरत है उसकी आँखें होती हैं, नीली नीली सी आँखें, ऐसा लगता है जैसे वहाँ छोटा सा कांच फिट किया हुआ हो। और जैसे वो चमकीले चमकीले आँखों से सबको देखता था, सब लोग खुश हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये क्या समझ रहा है, कैसे देख रहा है। और लेखिका की ख़ास बात एक और थी कि जितने भी पशु पक्षियों को उन्होंने अपने यहाँ शरण दिया था, पाल रखी थी, उन सबको जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बना देती थी। जी हाँ, व्यक्तिवाचक कहने का मतलब है उन सभी को नाम देती थी, उनका नामकरण हो जाता था और उस नाम से उन्हें बुलाती थी और वो जीव जंतु भी समझ जाते थे कि भाई मुझे कहा जा रहा है। और इस गिलहरी के बच्चे को भी एक नाम दिया गया, गिल्लू। उसके रहने के लिए लेखिका ने एक फूलदानी जो थी, फूल की डलिया थी, उसमें तार बांधकर उसे खिड़की से लटका दिया और गिल्लू का रहने का वो झूला बन गया, इंतज़ाम हो गया उसके रहने का। जब भी लेखिका कुछ लिखने पढ़ने बैठती थी तो गिल्लू उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कभी उनके पैरों पर आकर पर्दे पे चढ़ जाता और कभी इधर उधर उछलता, और जब तक कि वो उसे पकड़ के एक लिफाफे पे नहीं डाल देती तब तक वो ऐसा ही क्रियाकलाप करते रहता था। लिफाफे में डाल देती थी और वो अपना पंजा निकाल कर और सिर्फ उन्हें टुकुर टुकुर देखता था और वो उसे दीवार के सहारे लिफाफे को रख देती थी। भूख लगती थी, चिक चिक करता था तो वो उसे काजू या बिस्कुट दे देती थी। काजू उसका प्रिय भोजन था। और उन्होंने देखा कि अब मौसम बदल रहा है और मौसम था बसंत का। बसंत ऋतु आते ही हर तरफ प्रकृति में उल्लास भर जाता है, बड़ा ही मनमोहक दृश्य बन जाता है। जो सूखे ठूठे पेड़ होते हैं जिनके पत्ते झड़ गए रहते हैं, उस समय नए नए कोपल निकलने लगते हैं, पत्तियां आने लगती हैं, सरसों के फूल खिल जाते हैं, आम लीची महुए में मोंजर आ जाते हैं और जब हवा चलती है तो मौसम बिल्कुल सुहावना लगता है, मीठी मीठी सी खुशबू आने लगती है। और उस मौसम में उन्होंने देखा कि गिल्लू बड़े ही अपनेपन से बाहर की तरफ झांकता है खिड़की से। 1 साल का हो गया था गिल्लू। तब लेखिका को ये महसूस हुआ कि नहीं, गिल्लू को अब अपने जाति समूह में चले जाना चाहिए, अपने अन्य गिलहरियों से मिलना जुलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि खिड़की के जाली का एक कोना हटा दिया ताकि गिल्लू उससे बाहर निकल जाए। और इससे उनको बड़ी तसल्ली हुई कि अगर वो चला जाएगा तो वो भी थोड़ी निश्चिंत हो जाएंगी कि घर में कुछ और पालतू जीव जंतु हैं, उससे उसकी रक्षा हो पाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि थोड़े से आक्रामक होते हैं, तो कब किस तरह का छोटी मोटी घटनाएं हो जाए, इससे भी उनको डर था। और उन्होंने केला निकाल दिया और जाली खोल दिया कि गिल्लू बाहर चला जाए। गिल्लू चला गया बाहर, वो अपने कॉलेज चली गई या निश्चिंत होकर कि भाई चलो गिल्लू यहाँ से चला गया है, अब खुश है अपनी गिलहरियों के झुंड में। लेकिन जैसे ही वो बाहर से घर आई, उन्होंने देखा कि गिल्लू जाली से वापस खिड़की से फिर अंदर चला आया और उसे पता लग जाता था कि लेखिका कब वापस आ रही हैं और 4 बजते ही वो आ जाता था, क्योंकि उसी समय लेखिका भी आती थी। पूरे दिन वो बाकी सारे गिलहरियों के झुंड में कह रही हैं कि जैसे नेता बन के इधर से उधर आगे आगे घूमता था, लेकिन शाम में चला आता था। लेखिका को चौंकाने के लिए कभी वो फूलदान में छुप जाता था, कभी पर्दे के चुन्नट में। उसे अच्छा लगता था, ठीक उस छोटे बच्चे की तरह। आप देखते होंगे आपके घर में भी बच्चे होते होंगे तो कि अगर थोड़ी देर हो जाती है, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो वो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं, कुछ उटपटांग काम भी करेंगे। जब आप नहीं देखते हैं तो फिर वो रोना शुरू कर देते हैं और आप उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। ठीक वैसे ही गिल्लू करता था, क्योंकि इसे अच्छा लगता था कि लेखिका उस पर ध्यान दे, उसे स्नेह दें, और इसीलिए वो उन्हें कभी कभी तंग भी करता था। सामने आया, छुप गया ताकि वो देखे कहाँ गया, और फिर उसे अच्छा लगता था। एक और आदत थी गिल्लू में। वो क्या, वो ये आदत हो गई थी कि जब भी लेखिका खाने के लिए मेज़ पर बैठती थी, वो पता नहीं कहाँ से दौड़ते हुए भागते हुए आ जाता था और उनकी थाली में बैठ जाता था। लेखिका कहती हैं कि अभी तक किसी पशु पक्षी ने, मेरे जो जितने भी पालतू हैं, वो ऐसी हरकत नहीं की है, इतनी हिम्मत नहीं दिखाया है, पर गिल्लू अपवाद था जो कि थाली में बैठ जाता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने
उसे ये सिखाया कि थाली के बाहर बैठना है, और थाली के बाहर बैठकर वो उनके थाली से थोड़े थोड़े चावल के दाने निकाल के खा लेता था। और उसी बीच लेखिका का मोटर दुर्घटना में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वो थोड़ी जख्मी हो गई थी। कई दिनों तक गिल्लू ने लेखिका को नहीं देखा। जब भी कमरे का दरवाज़ा खुलता था उसे लगता था कि लेखिका आ गई, और वो जब दिखता था कि वो लेखिका नहीं है, महादेवी वर्मा जी नहीं है, तो वापस अपने झूले में चला जाता था। सभी को घर में पता था कि उसे काजू बहुत पसंद है, तो सबने उसको खाने के लिए काजू दे दिया, उसके झूले में रख दिया। और जब लेखिका अस्पताल से थोड़ी ठीक होकर आई और घर की सफाई कर रही थी, तो उसके झूले की भी सफाई करने लगी, तो उन्होंने देखा कि जो भी काजू दिया गया है वो गिल्लू नहीं खाया है। और तब उन्हें एहसास हुआ कि इस छोटे से जीव को कितनी फ़िक्र है, कितना प्रेम करता है, कितना स्नेह है, कितनी आत्मीयता है, कि इंसान की तरह। हालांकि आप ऐसे इंसान कम मिलते हैं जो कि किसी के लिए इतना सोचे, उसके लिए खाना पीना भी छोड़ दे। वो जो बहुत आपका करीबी है वही आपके दुख में इतना दुखी हो जाता है, आपके वियोग में, कि खाना पीना छोड़ दे। लेखिका जब आराम करने के लिए लेटती थी तब गिल्लू उनके सिरहाने तकिया पे बैठ के आता था और हौले हौले अपने पंजों से, यानी धीरे धीरे, उनके बालों को सहलाता था। ये वो जताता था कि वो उनकी सेवा कर रहा है, वैसे करने से उन्हें आराम मिलेगा। और जब वो हटता था तो लेखिका को लगता था जैसे उनकी कोई सेविका पास से चली गई हो। और जब लेखिका काम करने के लिए बैठती थी तो पूरी कोशिश करता था कि उनके आसपास ही रहे। देखते देखते 2 साल गुजर गए, और ये माना जाता है कि गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष से अधिक का नहीं होता है। लेखिका के दिमाग में भी ये बात ज़रूर आ गई होगी। एक दिन गिल्लू की तबीयत खराब हो गई। उसने पूरे दिन कुछ खाया पिया नहीं और अपने झूले से भी नहीं उतरा। उसे बहुत कष्ट हो रहा था। चाहे कोई जीव छोटा हो या बड़ा, सभी को कष्ट उतना ही होता है, चाहे चोट लगती हो तब, या फिर जब कोई मृत्यु के करीब होता है। मृत्यु आसान नहीं होती है। उस अपने कष्ट में, यातना में, वो रात में उतरकर अपने झूले से लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे ठंडे पंजों से उनकी उस उंगली को पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे वो बचपन में, यानी 2 साल पहले मरणासन की स्थिति में था। लेखिका उसकी जान बचाने की कोशिश में थी, और जब वो थोड़ा सा ठीक हुआ तो वो जताने के लिए, वो हिम्मत के लिए उनकी उंगली को पकड़ लिया था, वैसे ही आज वो पकड़ लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे आज भी वो लेखिका की उंगली को पकड़कर उनके स्नेह और उस ताकत को महसूस कर रहा है। जैसे हम लोग कभी बीमार होते हैं तो अपनी माँ को करीब देखकर, आसपास पाकर हमें थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, सुरक्षा मिलती है। ठीक वैसे ही उस समय स्थिति गिल्लू की थी। लेखिका ने देखा कि उसका शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसलिए उन्होंने रूम हीटर जलाया कि थोड़ी सी गर्मी, यहाँ एक शब्द है उष्णता, उष्णता का मतलब होता है गर्माहट या गर्मी। उन्होंने हीटर जलाकर उसे थोड़ी गर्माहट देने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी कि सुबह होते ही गिल्लू के प्राण निकल गए और लेखिका ने ये मान लिया कि अब वो कोई नया जन्म लेगा, क्योंकि लेखिका इस पर विश्वास करती थी, वो कल्पनाशील थी। हमने पहले ही कहा कि जो छायावादी होते हैं उनकी रचनाएं रहस्यात्मक होती हैं, रहस्य से भरी हुई होती है। और उसके बाद उसके झूले को उतार दिया गया और गिल्लू को उसी सोन जूही के लता के नीचे दफन किया गया। इसीलिए लेखिका को ऐसा लग रहा है कि शायद सोन जूही में पीली कली के रूप में या फूल के रूप में एक दिन गिल्लू खिलेगा और उन्हें चौंका देगा। ये कहानी बहुत ही मार्मिक है कि किस तरह से एक छोटे से जीव ने प्रेम स्नेह को समझा
ये हम सबको सीख देती है कि हम इंसान हैं, तो ऐसा प्रेम और स्नेह हमारे अंदर होना चाहिए एक दूसरे के लिए। हर जीव के लिए हमारे अंदर दया भी होनी चाहिए, उसकी रक्षा कर सकें ऐसी भावना होनी चाहिए। ये महादेवी वर्मा जी की कहानियों की खास बात है। इसमें आपके कुछ प्रश्न भी हैं जिसके उत्तर आपको लिखने होंगे। तो आज तो मैंने थोड़े विस्तार में इस कहानी को, पाठ को समझाया। कुछ बच्चे ऐसा भी चाहते हैं कि पूरी वीडियो इतना लंबा ना हो, इसका सार हो, तो अगला वीडियो में आप पाएंगे कि इस कहानी का मैंने सार दिया है और जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी ताकि आप आराम से इसे लिख सकें, याद कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।